हाँ जी, जैसा कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बात की थी कि हम 11th और 12th क्लास के कुछ वीडियोस, कुछ क्या सभी वीडियोस 11th और 12th क्लास के सभी टॉपिक के वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। देखिए, ये वीडियोस 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में आईआईटी की एग्ज़ाम, यूपीएससी का सीसेट का पेपर, एसएससी का मेंस का पेपर, जहाँ पे 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स आते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि हमने बात की थी, सीसेट का टॉपिक की बात करते हैं। यूपीएससी के सीसेट के पेपर में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार का पेपर देखें तो वही पैटर्न रहा। और अगर हम एनालिसिस की तरफ देखें तो लड़के बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये क्वेश्चन मतलब इतने हार्ड थे कि मतलब उनसे हुए नहीं। अब की बार वाला सीसेट का पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड बता रहे हैं बच्चे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी 11th 12th क्लास का जो टॉपिक है उसको हम पूरा एक सही तरीके से और सही इस तरीके से पेश करें कि उनको 11th 12th क्लास के बच्चों को तो बेनिफिशियल रहे ही, साथ में यूपीएससी की सीसेट का पेपर देने वाले बच्चे भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो आते हैं उनको हैंडल करने की अच्छी स्थिति में रहे। तो पहला टॉपिक जो 11th क्लास का है, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, यहीं से ही अपना टॉपिक स्टार्ट किया है। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो क्लास और ये जो वीडियोस हैं वो कोई फिक्स एग्ज़ाम या फिक्स एग्ज़ाम के बेस नहीं बनाए जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको मतलब ये टॉपिक बेस्ड है, ना कि एग्ज़ाम बेस्ड। पीएनसी एक टॉपिक है जो कि मैथ का मतलब बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बट 11th 12th क्लास में आने के कारण कई लड़के जिन्होंने मैथ मतलब 11th 12th में मैथ, जिनके मैथ बैकग्राउंड में नहीं है, साइंस बैकग्राउंड में नहीं है, वो इसको कभी पढ़ते नहीं है। इस चक्कर में उनका ये थोड़ा सा वीक पोर्शन रह जाता है और उनको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और अलग कई एग्ज़ाम्स में इनको दिक्कत आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम टॉपिक बेस्ड वीडियोस बना रहे हैं। इसमें हम कोई क्लास बेस्ड वीडियोस नहीं बना रहे हैं। आपको 0 लेवल से लेके एक पूरे हाई लेवल तक की वीडियो इस क्लास में मिल जाएगी। फिर मैं वही बात करता हूँ कि आपने कहा था कि अगर ये क्लास अगर आईआईटी का बच्चा देखता है और अगर यूपीएससी का बच्चा देखता है तो ये तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा उनमें, कि उनका लेवल तो बहुत हाई लेवल आता है और उतना लेवल नहीं आएगा शायद यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। हाँ, सही बात है आपकी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक यूपीएससी का आता है वहाँ तक यूपीएससी का, जहाँ तक 11th 12th का आता है, जहाँ 11th का आता है वहाँ 11th का, और जहाँ एसएससी के लिए आता है वहाँ एसएससी तक का पढ़ा देंगे। और उसके वहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया यूपीएससी वाले बच्चों, तुम यहाँ तक कर लो और तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम आईआईटी की एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए हम आगे की वीडियोस और बनाएंगे जिसमें उनका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के भी आ जाएंगे सॉल्यूशन, और मतलब आगे जितना भी हाई लेवल का कंटेंट आएगा वो हम उसके आगे दे देंगे। और वहाँ पे हम पहले ही बच्चों को बोल देंगे कि ये यूपीएससी के लिए या फिर केवल 11th 12th वाले बच्चों के लिए यहाँ तक काफ़ी है, सफिशिएंट है, और इसके आगे जब पढ़ेंगे तो वो आईआईटी वाले बच्चों के लिए होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छा लगेगा आपको। टॉपिक अच्छा लगने से मतलब नहीं है मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो देखते तो आप कमेंट करके बता देना उस चीज़ को। ये कम से कम 2 साल बाद मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है शुरू के 1-2 वीडियोस में आपको ऐसा लगे कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या थोड़ा सा हिचकिचाहट है, आई कांटेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। आपको क्या करना है, 2-3 दिन वेट करना है, इससे क्या मैं भी फ्लो में आ जाऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस है नहीं है। जितनी भी क्लासेस ली है हमने वो ऑफलाइन लिए, तो ऑनलाइन में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझेंगे। कंटेंट में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, कंटेंट में हम एकदम तरीके से और करवाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारा मैथ्स क्लासेज विद शिव कुमार यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम अपलोड करेंगे। तो आज ये इसकी पहली क्लास है, इसकी लगभग 4 से 5 क्लास हम बनाएंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 4 से 5 क्लास बनाएंगे, और हो सकता है कि 1-2 क्लास एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो एक्स्ट्रा क्लास अगर बनेगी तो कुछ उन क्वेश्चनों के लिए बनेगी जो आईआईटी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और उनका आपको एक्स्ट्रा अगर होगा
अगर मेरे को लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। बाकी 4 से 5 क्लास का ही वीडियो रहेगा। आज हम पहली वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा। आप सबको जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों को ही समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन जो हिंदी में उनको इंग्लिश में भी बोलूँगा, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास लिखे हुए हैं इंग्लिश में उनको हिंदी में बोलूँगा, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात हम हिंदी लैंग्वेज में ही करेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि अगर आपको मीडियम के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। देखो, अगर मैं बात करूँ PNC के बेसिक की बात करूँ, PNC के बेसिक की बात करूँ, तो अगर आज की क्लास आप देख लेते हो, बेसिक क्लास और बेसिक रूल्स जो मैं एक तरीके से आपको कंसेप्ट बताऊँगा, अगर आप वहाँ तक देख लेते हो तो आपका, मैं बता रहा हूँ, 2021, 2022 और 2023 UPSC के CSET के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस रूल के बेसिस पे, PNC के रूल के बेसिस पे। वैसे तो आगे भी काफ़ी अभी 4-5 क्लास में आएंगे, वहाँ तक के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें तो आगे के क्वेश्चन तो आगे वहाँ पे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें आज के जो कंसेप्ट हैं, आज का जो कंसेप्ट बताऊँगा और उसी के ऊपर ही आपके क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, लगातार 3 साल से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो हम बात करते हैं, देखो एक बेसिक सा रूल पढ़ते हैं हम, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और क्या होता है एडिशन रूल? सर ये आप तो शुरू करते ही अजीब अजीब से वर्ड लिख रहे हो, जो हिंदी मीडियम का लड़का उसके दिमाग में आ रहे हो कि सर ये क्या है। अगर आपको रूल ही पढ़ाना है तो मैथ में याद करना पड़ेगा। अगर कुछ रूल हम वैसे ही याद कर करके थक गए, अब मैथ में भी याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना आपको, इनके नाम है, गुणन का नियम और योग का नियम, इनके नाम है। अगर हम बात करें इनकी नियमों की तो आपको कहीं नहीं पूछे जाने वाले ये नियम कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन का रूल बता दो, मेरे को एडिशन का रूल बता दो। आपसे कभी भी कहीं भी ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। फिर क्या है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि मैथ के कम से कम 30%, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है और मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ ये चीज़ को, कम से कम 30% क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जैसे आप डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में, अगर आप बात करो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक की तो इस टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी की बात करो तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, और कहीं भी बहुत सारी जगह ये टॉपिक हमारा, ये दोनों रूल काम में आते हैं। और इनको हमको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो 30% वेटेज है इस चीज़ का। कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो ना, तो एक कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हो ना, और उससे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। 30% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर टोटल मैथ की बात करें, अगर 100% है, 100 क्वेश्चन कहीं पे मिलते हैं आपको, तो 30% क्वेश्चन इन रूल से हो जाते हैं आपके। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही बढ़िया रूल है। तो हम बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन रूल की और एडिशन रूल की। देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। हम कोई हल्ला नहीं करेंगे कि हम ये बहुत ही मतलब एक डेफिनेशन बोल रहे हैं अजीब सी लैंग्वेज की, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जब तक काम पूरा ना हो तब तक गुणा करते हैं, जब तक कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। सर कैसे? अभी बात करते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब तक काम पूरा ना हो मल्टीप्लाई करते हैं। सर ठीक है, बात समझ में आ गई। जब तक काम पूरा ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, हम कहीं भी लिख नहीं रहे हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखेंगे। एडिशन का रूल क्या होता है? एडिशन का रूल होता है जब कोई काम कंप्लीट हो गया, जब कोई काम कंप्लीट हो गया और वो किसी और तरीके से शुरू हो जाता है, और वह किसी और तरीके से शुरू हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आपको लिखना है डेफिनेशन थोड़ी सी, अगर याद करने के लिए तो लिख सकते हो।
जब काम पूरा हो जाए और दूसरे तरीके से स्टार्ट हो तो वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। बोलो सर ये मैथ की क्लास में आप थ्योरी कहाँ पढ़ाने लग गए? ये थ्योरी नहीं है, मैं आगे कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन रूल्स की, इन बातों की क्या अहमियत है, ठीक है कि नहीं है। देखो कोई भी कंसेप्ट होता है, ये आपने लिख लिया होगा, हम यहाँ से बात करते हैं। देखो कभी भी आपको क्या होता है, कोई रूल याद कर लिया आपने, अब सर रूल याद, ये रूल यहाँ पे पूछना है नहीं, अब इसको अप्लाई कैसे करें, इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें। देखो मैं एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लो मैं लेता हूँ जैसे जयपुर है, जयपुर से हम मान लेते हैं सीकर से हम मान लेते हैं दिल्ली, ठीक है। ये 3 शहर है अपने पास, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो 2022 के सीसेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का। देखिए अगर मैं बात करूँ जयपुर से सीकर जाने के मेरे पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। अगर सीकर से दिल्ली जाने के पास मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। और मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, मान लो दिल्ली से मान लो हम मान लेते हैं उत्तराखंड जा रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड मान लो तो उत्तराखंड जा रहे हैं, ठीक है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। और वहाँ से जाने के इसके पास कितने तरीके? 4 तरीके, 5 तरीके मान लो, ठीक है। अब इस चीज़ की क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई लड़का या कोई स्टूडेंट जयपुर से यूके जाना चाहता है, जयपुर से यूके जाना चाहता है, और इस दौरान उसको है जयपुर से सीकर जाता है, जिसके तरीके कितने हैं? 4 तरीके। 4 तरीके का मतलब क्या हो गया? 4 रास्ते हैं यहाँ जाने के, ठीक है। फिर सीकर से दिल्ली जाता है, सीकर से दिल्ली जाता है तो उसके दो रास्ते हैं उसके पास, और दिल्ली से यूके जाता है तो उसके पास कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई जयपुर से यूके जाने के लिए, यूके मतलब उत्तराखंड जाने के लिए वो कितने रास्तों से जा सकता है? समझ में आई कि नहीं? जयपुर से उत्तराखंड जाने के लिए वो कितने रास्तों को चूज कर सकता है? देखो कितने ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से बात करें, हम इस रास्ते की बात करें, अगर इस रास्ते से गया तो ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अब मान लो इसने ये रास्ता चूज कर लिया तो इन 5 में से कोई भी रास्ता चूज कर सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं। एक आप अप्रोच रखो, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इस क्वेश्चन तक ही सीमित रखा आपने, और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर बाद में उसका दूसरा तरीका देखेंगे। सर ऐसा नहीं होता। एक जो नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल जिसने कभी पीएनसी पढ़ी नहीं है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इन रास्तों को गिनेगा। कैसे गिनेगा? भाई ये एक रास्ता है, अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो वो बैठा बैठा इनको गिनेगा और टाइम लग जाएगा। और आपको पता है टाइम की वैल्यू होती है, आपके पास टाइम नहीं है, आप तो पेपर में आप क्या करोगे, आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर सारा क्वेश्चन आ रहा है और आपको टाइम लग रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, उस पेपर को नहीं कर पाओगे, जैसे आपको सारा पेपर आता हो। तो हम क्या करेंगे, सर आपने वो जो रूल्स बताए हैं वहीं से बात करते हैं। देखो मैंने कहा जब तक काम पूरा ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक काम पूरा ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मेरी क्लास में आपको क्या करना है, धीरज, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और आजकल की एग्ज़ाम्स में आपको पता है एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? पेशेंस की, धैर्य की। आपको धीरे धीरे कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है और उससे क्वेश्चन करते जाना है और आपका एक कंप्लीट ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने रास्ते? 4 रास्ते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने? 2 रास्ते। यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने रास्ते हुए? 5 रास्ते। बताओ यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले सीकर जाएगा? ये सब आपको लैंग्वेज में दे दिया जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। तो जयपुर से सीकर जाने के लिए उसके पास 4 रास्ते हैं, तो 4। बताओ काम पूरा हो गया क्या? काम क्या है अपने पास? काम है जयपुर से यूके जाना, उत्तराखंड जाना। तो ये काम तो पूरा नहीं हुआ सर। तो बताओ यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि मल्टीप्लाई का? सर मल्टीप्लाई का आएगा, काम पूरा नहीं हुआ है अभी। तो फिर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते कितने हो गए? 2। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। बताओ कहाँ से कहाँ तक? 5। बताओ यहाँ से इसका आंसर नहीं आ सकता? 5 दूनी 10 चौके 40। ये आंसर आ गया इसका।
मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को आप और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वो अप्रोच लगानी है जिससे ये टॉपिक में 99% क्वेश्चन हो जाए। मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल अगर हम उसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, चलो सर एक बार दिखाई दो कि कैसा क्वेश्चन आया था। अब जो लड़के इस क्वेश्चन को कर देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। मेरा यहाँ पे जादू दिखाने का मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे कोई जादूगर नहीं हूँ कि आपको जादू दिखाऊंगा। जादू नहीं है, हम कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट से टाइम मिनिमाइज़ करके हम अपने आंसर निकालेंगे। यूपीएससी का सीसेट का पेपर का अब की बार से हुआ बनाया था कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन रियलिटी अगर मैं वास्तविक बात करूँ, मैं अगर हम वास्तविक बात करें, हो अल्लाह ना मचाएं, तो आप जिस लड़के की मैथ थोड़ी भी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी भी अच्छी है, आपको पता है कि पेपर काफ़ी मॉडरेट था। मैं इजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका पेपर सोल्व हो जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए 2022 का एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है अभी, आप 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन देख सकते हो। मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बोलूँगा आपको, और आप उसको चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए और उसको सोल्व करना। देखो ABC 3 स्थान आप अगर लिखना चाहो तो इसी मैं बोल रहा हूँ उसी में लिख लो। ABC 3 स्थान इस प्रकार है। ABC 3 स्थान इस प्रकार है कि A से B तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो ना। A से B तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, ठीक है, ठीक है। B से C जाने के लिए 4 रास्ते हैं। B से C जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आएगा। और C से, अब इसने लिखा है A से C जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अब की बार इसने क्या कर दिया? 3 रास्ते ये बता दिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसने क्या बोला है? A से B तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, B to C जाने के लिए 4 रास्ते हैं, और A से C जाने के लिए कितने रास्ते हैं अपने पास? 3 रास्ते हैं। चलो जी ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन रास्तों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से A से C तक पहुंच सकता है। अब ये कोई होगा क्वेश्चन तो था नहीं। अगर कोई लड़का इसको गिन के कर रहा है, अगर कोई लड़का इसको गिन रहा है एक रास्ते को, तो उसका कम से कम 2 मिनट लग जाएगा इसमें, और 2 मिनट लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसका छूट जाएगा। और अगर उसको बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको जो काम करना है वो करते रहो, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई करो। देखो A to C जाना है उसको, तो बताओ यहाँ पे कितने रास्ते हैं? 2 3। यहाँ कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। तो बताओ A to C जाने के लिए ऊपर यहाँ से अगर जाए तो कितने रास्ते हो गए? 12। अगर मैं बात करूँ 4 × 3, बताओ 12। काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया यहाँ से आगे जाने का। लेकिन काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी तो जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो काम ऐसे भी पूरा हो गया, काम ऐसे भी पूरा हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे ही नहीं करेंगे, और ये 3 रास्ते इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 4 3 12 और 3 15। बताओ इसमें कोई डाउट आ रहा है? देखो कोई डाउट की बात नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपके अगर थोड़ी सी भी अगर आपने बेसिक क्लियर हैं आपके, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2022 के यूपीएससी का यूपीएससी सीसेट 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। और जो बच्चे आईआईटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जो लड़के और जो स्टूडेंट्स और अगर एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनके लिए बेसिक है, उनको आता है लगभग। जिन्होंने नॉर्मल क्लास ली है पीएनसी की, उनको ये सब आता है। हम बात कर रहे हैं जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ से है ही नहीं, उनके लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मैं पूरी वीडियोज़ के अंदर कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है कि सर हम आंसर निकालना नहीं, हमको लिखना बताओ। देखो लिखना आपके टीचर्स बताएंगे आपको क्लास के अंदर, मैं डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा आपको। आंसर निकालो और स्कूल में सीखो कैसे लिखते हैं, और फिर उससे आपको आगे मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सर ये पीएनसी है, अगर हम बात करें ये रूल और कहाँ अप्लाई होता है? जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ आप लिखो, एक डाइस को, डाइस जानते हो, एक जो पासा होता है ना, पासा डाइस जिससे हम खेलते हैं ना, जिसके ऊपर क्या होते हैं, ये ऐसे डाइस होता है ना,
जिसके ऊपर यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 जैसे भी करके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सर इस क्वेश्चन को लिखो, तो लिखो इस क्वेश्चन को लिखो। एक पासे को एक एक करके 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को एक एक करके 3 बार उछाला जाता है। पासे पर आए अंकों का गुणनफल एक विषम संख्या हो की प्रायिकता ज्ञात करें। पासे पर आए अंकों के गुणनफल के विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोलता हूँ। देखो एक डाइस अपने पास, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उछाल रहे हैं और 3 बार उछालेंगे। जो भी अपने पास डिजिट्स आएंगे उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट एक और डिजिट आना चाहिए। प्रोडक्ट एक क्या आना चाहिए, और डिजिट आना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, जैसे कि प्रायिकता का क्वेश्चन है लेकिन हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखो एक बात बताओ मेरे को, इसमें एक सिंपल सी बात तो ये है कि अगर 3 मेरे पास अंक है, 3 डिजिट्स है मेरे पास x y z, ये कोई मान नहीं रहा हूँ मैं, आप ये सोचोगे सर ये क्या करने लगे, x y z से वैसे डर लगता है। देखो x y z मेरे पास 3 डिजिट है, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक क्या आना चाहिए, ओड डिजिट आनी चाहिए। ओड डिजिट का मतलब क्या हो गया, विषम संख्या। अगर ओड डिजिट का मतलब विषम संख्या है तो आपको एक बेसिक सी चीज़ पता है कि अगर ये तीनों का प्रोडक्ट विषम संख्या आ रही है तो एक इनमें से कोई भी सम अंक नहीं होगा। कैसे सर, देखो अगर बात करूँ मैं, अगर 3 5, ठीक है, ये 2 अंक है, अगर यहाँ पे मैं कोई भी अगर तीसरा अंक अगर मैं इवन ले लूँगा या फिर 2 अंक इवन ले लूँगा, सम ले लूँगा और तीनों अंक सम ले लूँगा, कोई भी कम से कम एक अंक अगर क्या आ गया सम, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम। लेकिन हमको क्या बोला है, इसमें विषम संख्या आनी चाहिए, इसका मतलब तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डाइस को उछालने पर तीनों संख्याएं क्या आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए, विषम आनी चाहिए। अगर आपको इतना बात पता चल गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ही हो गया, तो बताओ एक पासे को 3 बार उछालना है। वैसे तो इसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन अपना प्रोडक्ट और एडिशन रूल की बात करें, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल की बात करें, तो बताओ 3 बार उछालना है, 3 बार, तो पहले एक बार उछाल लूँ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार उछाल लूँ। तो बताओ पहली बार उछाला तो उसके ऊपर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है आपको पता है, सॉरी विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है आपको पता है। जैसे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। और टोटल ये कितने 3 तरीके से आ सकते हैं, और टोटल डिजिट्स कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ ये 6 कुल अंक हो गए ही नहीं हो गए। ऊपर आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में कुल मान बट्टे अनुकूल मान और ऊपर अनुकूल मान, तो बताओ ये कितना आ गया 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है कि नहीं, काम पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ। अभी क्या है, दूसरा पासा फेंकेंगे, तो मल्टीप्लाई करके दूसरा पासा फेंक दो, देखो मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आएगी ना। फिर मल्टीप्लाई करके तीसरा पासा फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके पास यहाँ से आंसर कितना आ गया 1/8। ये क्या था, ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है अपने पास 3 बार अगर पासे को फेंकते हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया कि नहीं हो गया, हम मल्टीप्लिकेशन रूल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, वो अपने सभी एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये एक ईजी सा क्वेश्चन हो गया। तो हम फोकस करते हैं पहले P&C के ऊपर, और P&C के ऊपर हम आगे की बात करते हैं। चलो जी ठीक है, अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चनों की, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आप करके बताना, इसको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। भोपाल से ग्वालियर जा रहे हैं, भोपाल से ग्वालियर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि भोपाल से ग्वालियर जाने के लिए 4 बसें हैं। कोई स्टैंड है भोपाल का, वहाँ से आप ग्वालियर जा रहे हैं तो उसके लिए 4 बसें लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी बसें लगी हुई है, 4 बस, और वही 4 बस वापस भी आती है, मान लो वही आती है, या फिर
वहीं आती है, मान लो वहीं आती है बस 4, ठीक है। तो आपको भोपाल से ग्वालियर जाना है और ग्वालियर से भोपाल वापस आना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भोपाल से ग्वालियर जाना है और ग्वालियर से वापस भोपाल आना है, ठीक है। तो और इसमें कंडीशन दी हुई है कि जिस बस में बैठ के आप गए उस बस में बैठ के वापस से नहीं आओगे आप। तो बताओ कितने तरीक़ों से आप वापस आ सकते हो। तो बताओ अपना काम क्या है, अपना काम भोपाल से ग्वालियर जाना है या फिर भोपाल से ग्वालियर जाके वापस भोपाल आना है। तो साफ सी बात है कि भोपाल से ग्वालियर जाके वापस भोपाल आना है। तो आप आंसर इतनी देर में निकाल चुके होंगे मेरे हिसाब से। बताओ पहले यहाँ से यहाँ तक तो जाऊँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने तरीके हैं, 4 बसें जाती है। अब काम पूरा हुआ नहीं, अभी वापस भोपाल आना है। तो वापस अगर भोपाल आना है तो उसके लिए कितने रास्ते हैं अपने पास, 3 बसें हैं, क्योंकि जिस बस में बैठ के गया उस बस में तो मैं आ नहीं सकता, उसके अलावा कोई बस में आना पड़ेगा मेरे को। तो बताओ इंटू 3 कर दूँ तो बताओ कितने आंसर आ गए, 12। ये कोई हुआ क्वेश्चन है क्या, नहीं है। लेकिन अगर आपका एक बार ये कंसेप्ट क्लियर है और आपने एक क्वेश्चन किया है तो आप आगे आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन था नॉर्मल सा। अगला क्वेश्चन लिखो। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हमको कंटेंट ज़्यादा पढ़ना है ताकि हमारे क्वेश्चन कोई छूटे ना, जितने पॉसिबल उतने क्वेश्चन हम कर सकें। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपने 6 फ्रेंड्स को, एक व्यक्ति अपने 6 फ्रेंड्स को, 6 दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता है, ठीक है। मेरा हिंदी इंग्लिश का थोड़ा ऐसे चलेगा, तो आपको क्या करना है, लिखना है बस। आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो कैसे भी, बट समझ में दोनों मीडियम्स को आता रहे। मैं ऐसे बोलूँगा हिंदी इंग्लिश में, कोई अपन को एकदम बेसिक एकदम एग्जैक्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है। तो एक व्यक्ति को है जिसको क्या करना है, अपने 6 दोस्तों को इन्वाइट करना है। आगे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। उसके पास 3 नौकर हैं, व्यक्ति के पास 3 नौकर हैं, व्यक्ति के पास 3 नौकर है। तो वह अपने दोस्तों को नौकरों के द्वारा कार्ड भेजकर कितनी प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, कितनी प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, कितनी प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। बात समझ में आ रही है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक व्यक्ति है, उसके पास, स्टार्ट करते हैं। एक कोई पर्सन है, उसके पास 3 नौकर है, ठीक है, 3 नौकर है, A B C, 3 नौकर मान लें। अब उसके पास फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड्स उसके पास 6 फ्रेंड्स लिखाए होंगे हमने, 6 फ्रेंड्स हैं। मान लो यहाँ पे एक फ्रेंड है, 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 2 2 4 1 5 और एक यहाँ पे एक फ्रेंड है, ठीक है। अब इस फ्रेंड के पास जाना है इसको, तो बताओ वो कितने नौकरों को भेज सकता है, इसको भेज सकता है, इसको भेज सकता है, इसको भेज सकता है। तो कितने व्यक्तियों द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है, कितने प्रकार से उसको आमंत्रित कर सकता है। तो बताओ इन 3 को किसी को भी यहाँ पे भेज सकता है। तो ये जो फ्रेंड है, ये जो मित्र है इसका, उसको कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, 3 प्रकार से, ठीक है। काम पूरा नहीं हुआ, अभी इसको भी आमंत्रित करना है, इसको भी इनवाइट करना है, तो इसके लिए भी बताओ कितने। अब जो यहाँ पे आ गया वो इसे थोड़ी बोलेगा कि सर मैं तो थक गया, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे 3 जो है दूसरे नौकर, उनमें से कोई भी यहाँ पे जा सकता है। तो इस मित्र के पास भी कितने तरीके से इन्विटेशन भेज सकता है, 3 तरीके से। इसके पास भी 3 तरीके से, इसके पास भी 3 तरीके से, इसके पास भी 3 तरीके से, इसके पास भी 3 तरीके से। मल्टीप्लाई क्यों किया, काम तब पूरा होगा जब सभी फ्रेंड्स इनवाइट हो चुके होंगे। तो बताओ 1 2 3 4 5 6। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3 to the power 6, 3 की घात 6। और ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया अपना। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है हैंडल। चलो इसको अगर कर लिया तो आगे क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हो ना, ऑब्जेक्टिव जिसमें ABCD ऑप्शन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं ना, वस्तुनिष्ठ है ना, इसमें A B C D ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है।
और 4 ऑप्शन में से कोई भी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो लिखो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कितनी प्रकार से हल किया जा सकता है? 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कितनी प्रकार से हल किया जा सकता है यदि प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हों। यदि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हों। 1 मिनट आप करो इस क्वेश्चन को। आया आंसर किसी के? नहीं आया? देखो पहला क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो बेसिक याद रखो अपने पास। इसके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। 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 इसके पास कितने ऑप्शन है? 4। ये बोल रहा है कि कितने प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो पहले की बात करूँ मैं, तो पहले को मैं ए बी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसने ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसने तो सीधा सा पूछा है कि आप कितने प्रकार से आंसर दे सकते हो उनका, मतलब आप कोई भी चॉइस है आपके पास, ठीक है। अगर इसके पास 4 ऑप्शन है तो 4 में से कोई भी दे सकते हैं। तो पहले के पास कितने प्रकार से आंसर दिया जा सकता है? 4 प्रकार से। काम पूरा नहीं हुआ। दूसरे का दे दिया, काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा करके आप सबको मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो बताओ यहाँ से 4 टू दी पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया आंसर? कोई प्रॉब्लम आई? मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। ये एक प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल की हम बात कर रहे हैं। ये पूरा कंसेप्ट पूरे पीएनसी में काम आता रहेगा। आज हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन बेसिक क्वेश्चन में ही पिछले 2-3 साल में आपके कई एग्जाम्स में, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, फिर आप बताना ये क्वेश्चन क्या है। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखो जो आपका अब की बार 2023 यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा आप ये बताना, इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बताओ, लिखो क्वेश्चन। हिंदी, और पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। किसी ध्वज को, ध्वज यानी फ्लैग, कोई भी जो फ्लैग है ना, झंडा जिसको बोलते हैं ना, झंडा बोलते हैं ना। किसी ध्वज को लाल, हरे और पीले रंगों से, लाल, हरे और पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग कर, कुछ या सभी रंगों का प्रयोग कर 4 क्षैतिज पट्टियों, 4 क्षैतिज मतलब क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे एक पट्टी ये हुई, एक पट्टी ये हुई, एक पट्टी ये हुई और एक पट्टी ये हो गई। 4, जैसे 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल पट्टियों में, 4 हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पट्टियों द्वारा परिरूपित, मतलब कलर करना है यहाँ पे, ठीक है। एक अपन को फ्लैग बनाना है, एक फ्लैग बनाना है जिसमें लाल, हरा और पीले रंग का प्रयोग करना है, और इन रंगों का प्रयोग करके अपन को क्षैतिज पट्टियाँ बनानी है 4। आगे लिखो, कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे बनाया जा सकता है, कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसको बनाया जा सकता है कि कोई भी 2 आसन पट्टियां एक ही रंग की ना हो। आसन मतलब दो जो पास वाली जो होती है ना, आसन बोलते हैं उसको, ठीक है, पास वाली, ठीक है। जैसे ये दोनों अपने आप में आसन है, ये दोनों अपने आप में आसन है, तो इन दोनों का कलर और इन दोनों का कलर और इन दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये कलर लाल है तो ये लाल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। अगर ये हरा है तो यहाँ पे हरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो जी, बात करते हैं। अब एक बात करो इसकी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें। अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ये से कैसे हो गया? हो जाएगा। देखो अपने पास कितने रंग हैं? लाल, हरा और पीला,
तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कितने रंग है, 3 रंग हैं कि नहीं है। मेरे पास कितने रंग हैं यहाँ पे, 3 रंग है कि नहीं है, 3 रंग है। चलो इस वाली पट्टी को कितने प्रकार से मैं रंग सकता हूँ, तो सर इस वाली पट्टी को आप लाल से भी रख सकते हो, हरे से भी रंग सकते हो, पीले से भी रंग सकते हो। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास सर ऑप्शन है 3। इसके पास कितने ऑप्शन है, 3 प्रकार के ऑप्शन है। इसको 3 प्रकार से रंगा जा सकता है। काम पूरा भी नहीं हुआ है, वही अपना बेसिक फंडा है, काम पूरा नहीं हुआ है तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ इस पट्टी के लिए कितने रंग है अपने पास। मान लो यहाँ पे कोई रंग आ गया है, यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी रंग यहाँ पे आ गया, मान लो पीला रंग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें पीला रंग आ सकता है क्या, इसमें पीला रंग नहीं आ सकता। मान लो इसमें हरा रंग आ गया, तो यहाँ पे हरा रंग आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक रंग आ गया तो इसके लिए कितने रंग बचेंगे, इसके लिए बचेंगे 2 रंग। इसके लिए कितने बचेंगे, 2 रंग बचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 पट्टियाँ कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी। अब बताओ इसके लिए कितने रंग बचेंगे। बोलो सर एक रंग जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो आ सकता है कि नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे लाल रंग यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे लाल नहीं आ सकता, तो यहाँ इसके लिए 2 ऑप्शन बचे। अब मान लो इस यहाँ पे जो भी रंग आया है, अब यहाँ पे जो रंग आया है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी तो सारे रंग आ सकते हैं। तो इसके लिए भी कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए कि नहीं हो गए। सेम टू सेम यहाँ पे जो रंग आया है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए भी कितने तरीके हो गए, 2। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। बताओ 5 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला था कि नहीं था। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ ये 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता कि नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता, ठीक है कि नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सभी क्वेश्चन ईजी थे, काफ़ी क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपने अच्छे से क्लास से करी है, मैं बता रहा हूँ जैसे हम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की क्लास करेंगे, हम जितने क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इन सभी क्लास के वीडियोस किए हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन, खासकर यूपीएससी सेट की बात कर रहा हूँ, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। आईआईटी की एग्ज़ाम्स में बाहर जाते हैं क्वेश्चन, उनको कंसेप्ट से मतलब होता है, वो कंसेप्ट करते हैं, क्वेश्चन से अपने दिमाग को और शार्प करते हैं, और फिर वहाँ पे अलग क्वेश्चन आते हैं उनके, तो उन अलग क्वेश्चनों को वो सोल्व करके चले जाते हैं। लेकिन अपने पास मैं बता रहा हूँ जैसे डिफेंस की अगर एग्ज़ाम है, कोई बोर्ड की एग्ज़ाम है अगर कोई, और जो अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम है और एसएससी मेंस की एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे अगर आपको बात करूँ तो मैं इन क्वेश्चनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इन तरीक़ों से, और मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास। जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन बात करी, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे की बात करें और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर यूपीएससी की एग्ज़ाम्स के लिए बार बार सर बता रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी बता रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में जैसे अगर हम बात करें आईआईटी के एग्ज़ाम में, वो अभी लास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कंसेप्ट मिलाते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी अगर उनको बताने का कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि अभी सभी लोग देख रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स वाले देख रहे हैं, और आज की क्लास में लगभग मैं बोलूँगा कि सभी एग्ज़ाम्स वालों को देखना चाहिए। और जहाँ मैं बोल दूँगा कि हाँ बस यहाँ पे हो गया, इन एग्ज़ाम्स का यहाँ पे हो गया, अब इसके आगे मत देखना, वो वहाँ पे रुक जाना, और वहाँ पे आप कंसेप्ट वहाँ तक कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो जी आगे क्वेश्चन लिखो एक। लिखो, कितने तरीकों से एक में जब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और आप जब क्वेश्चन सोल्व करो तो पॉज कर लिया करो, मैं रुकूंगा तो टाइम बढ़ेगा, इस क्लास का कोई मतलब रहेगा नहीं, उसको फिर आपको आगे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मैं तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा आपको, जहाँ जब मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ आप सोल्व कर रहे हो, उतना टाइम ले रहे हो, तो वहाँ पे आप वीडियो को क्या कर सकते हो, पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करो, फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करो, सोल्व करके आंसर मिलाओ, वो आंसर मतलब ऑन करके आंसर मिला लो, फिर आपका आंसर सही हुए तो ठीक है, वरना तरीके को देखो। तो लिखो क्वेश्चन, कितने प्रकार से मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, केमिस्ट्री में फर्स्ट रैंक। वापस से एक बार बोल रहा हूँ, कितने प्रकार से मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक, केमिस्ट्री में फर्स्ट रैंक और इंग्लिश में फर्स्ट रैंक।
एक 30 विद्यार्थियों 30 स्टूडेंट की क्लास को दी जा सकती है। एक 30 विद्यार्थियों की क्लास को दी जा सकती है। देखो क्या है, 30 स्टूडेंट अपने पास, ठीक है, स्टूडेंट अपने पास। अब ये क्या बोल रहा है, आप पॉज करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो, और जो डायरेक्ट देख रहा है वो देखो 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। हमको क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करना है। फिजिक्स वाले को फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है। फिर केमिस्ट्री वाले को फर्स्ट प्राइज देना है। और फिर कौन सा दिया हुआ है, इंग्लिश वाले को, इंग्लिश वाले को क्या करना है, फर्स्ट प्राइज देना है। ठीक है कि नहीं है। आपको क्या बोला है कि 30 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर रैंक, सॉरी प्राइज नहीं देना, फर्स्ट और सेकंड प्राइज नहीं देना, इसमें मैंने रैंक लिखवाया आपको। ठीक है, तो ये रैंक इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो बताओ इस फर्स्ट प्राइज़ के लिए मैथ में कितने बच्चे आ सकते हैं। देखो 30 स्टूडेंट की क्लास है तो 30 बच्चों आ सकते हैं। 30 बच्चों में से किसी के भी फर्स्ट रैंक आ सकती है, आ सकती नहीं आ सकती। तो अपने पास कितने तरीके हैं यहाँ पे, 30 तरीके। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, सेकंड रैंक भी देनी है। तो सेकंड रैंक जब दोगे तो बताओ यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाला आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसके लिए कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताओ। मैथ्स का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हो गया। अब फिजिक्स का कर दो, सेम टू सेम। जो मैथ्स में फर्स्ट आ गया तो जरूरी ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स में नहीं आ सकता, आ तो सकता है। जो लड़का मैथ्स में फर्स्ट रैंक आ गया वो फिजिक्स में भी आ सकता है। तो इसके लिए भी शुरू से 30 हो जाएंगे। फिर इसके लिए कितने हो जाएंगे, 29। अब फिर जब दूसरी सब्जेक्ट में अंदर ये यहाँ पे जो टॉपर आए हुए हैं वो यहाँ पे भी तो पूरे पूरे आ सकते हैं। तो बताओ इसके लिए 30 और इसके लिए 30, समझ में आया कि नहीं है। यहाँ से इसका आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये एक ईजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। एक ये इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है। करो, इसको उतार लो, हम आगे बात करते हैं। पहली क्लास में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने में से कोई मतलब नहीं है। जो अपने पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आ रहे हैं क्वेश्चन, वहीं से हम क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन करते रहना है, इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, चलो और करते हैं आगे। लिखो क्वेश्चन। एक 8 फ्लोर, एक 8 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है ना, 8 फ्लोर। देखो इसमें क्वेश्चन में ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड, ग्राउंड फ्लोर इन्हीं 8 फ्लोर में इंक्लूड है। ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर भी इनमें शामिल है। तो एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। 5 व्यक्ति एक लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। जैसे मान लो ये एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अगर फर्स्ट फ्लोर मैंने क्यों बोला, इसने क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर को कई मतलब अलग अलग जगह अलग अलग है। वैसे तो सही है, ग्राउंड फ्लोर को अलग मानते हैं, फर्स्ट फ्लोर को अलग मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड है और क्वेश्चन का जो आंसर जिस प्रकार से बनाया हुआ है, तभी मैंने इसमें लिखा है कि ग्राउंड फ्लोर इन्हीं फ्लोर्स में 8 फ्लोर्स में इंक्लूड है। तो यहाँ पे तीसरा, ऐसे चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां और ये सातवां और ये आठवां, ये अपने पास फ्लोर्स हैं। ठीक है, और ये अपना फर्स्ट फ्लोर है जिसको हम ग्राउंड फ्लोर भी बोल देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ना, ये फर्स्ट फ्लोर क्या है, ग्राउंड फ्लोर। वैसे होता नहीं है, ग्राउंड फ्लोर अलग काउंट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर अलग काउंट, बोलने में अलग करते हैं ना, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें 5 व्यक्ति एक लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद में अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला लिखो, कितने तरीकों से कोई भी व्यक्ति, कितने तरीकों से कोई भी व्यक्ति किसी भी फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आ सकता है। कितने तरीकों से कोई भी व्यक्ति किसी भी फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आ सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, कि मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एंटर किया,
देखो सभी व्यक्ति एक साथ 5 व्यक्ति हैं जो पाँचों एक ग्राउंड फ्लोर में एंट्री कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा है नहीं तो लिख लीजिए कि सभी व्यक्ति एक साथ ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे ये पहला जो है ना यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एंटर करने के बाद में कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी के ऊपर उतर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी माले के ऊपर उतर सकता है। तो बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को। 5 व्यक्ति है अपने पास, तो बताओ पहले व्यक्ति के पास कौन कितने तरीके हैं, इस पर भी उतर सकता है, इस पर भी उतर सकता है, इस पर भी उतर सकता है, इस पर भी। तो पहले के पास 7 तरीके हैं कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। दूसरे के पास भी बताओ किसी के ऊपर भी उतर सकता है 7, तीसरे के पास भी 7, चौथे के पास भी 7 और पाँचवें के भी 7। बताओ कितने तरीके आ जाएंगे, 7 की पावर 5। बताओ ये तरीके हो गए कि नहीं हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो लिखना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसने लिखा है कि 500 व्यक्ति, दूसरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो 500 व्यक्ति जो यहाँ पे एक साथ प्रवेश किए थे ना, वो अलग अलग फ्लोर पर उतरने के कितने तरीके हैं। सभी 500 व्यक्तियों के अलग अलग फ्लोर पर उतरने के कितने तरीके हैं। सभी 500 व्यक्तियों के अलग अलग फ्लोर पर उतरने के कितने तरीके हैं, ठीक है। बोलो सर कैसे। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे उतर गया तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पे नहीं उतरेगा, किसी और फ्लोर पर ही उतरेगा। तो जब मैं पहले व्यक्ति को उतारूंगा, आप करो इस क्वेश्चन को पॉज करके, मैं आपको बताता हूँ। तो बताओ जब पहले व्यक्ति जो उतर गया, पहला व्यक्ति जो उतरेगा उसके पास यहाँ पे भी उतर सकता है, किसी भी 7 में से किसी के ऊपर भी उतर सकता है। अब पहले इस वाले क्वेश्चन में आप दूसरे के पास भी 7 ही तरीके थे, वो किसी भी माले पे उतर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, जिस माले पर पहला उतर गया वो दूसरा उस पर नहीं उतरेगा, तो एक माला कम हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए। अब तीसरा व्यक्ति जो इन 2 मालों पे उतर गया उसके अलावा 5 माले बचे होंगे, उस पर उतरेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे करके 4 और 3 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है बच्चों के क्या कि सर 8 फ्लोर की अगर बात करें तो इसमें 2 तरीके से आंसर निकल सकता है। ये तो आंसर आ गया, तरीका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर हम ग्राउंड फ्लोर को अलग मान लें तब क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर प्रत्येक के पास 8 तरीके हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आंसर चेक किया गया तो आंसर में ये चीज़ अलग से मेंशन करनी है हमको। ये इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं की हुई थी। आंसर के अकॉर्डिंग हमने इसमें बताया कि ग्राउंड फ्लोर इन्हीं 8 फ्लोर में इंक्लूड है। तो जब ग्राउंड फ्लोर पे अंदर घुसे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे निकलेंगे, अलग फ्लोर पे निकलना है इसको 7। तो यहाँ पे ऊपर 7 फ्लोर बचे कि नहीं बचे इनके पास। थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट हो गया क्या, टाइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे दिमाग को चलाते जाओ। मैं बता रहा हूँ कि अगर हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है यूपीएससी वालों, अगर हर साल, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि CSET का पेपर तो हार्ड आ गया, कितने दिन हम इसका दुख मनाएंगे। अब हार्ड आ गया तो आगे हमको तैयारी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, और कोई हुआ चीज़ नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज की क्लास में से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बताया आपको 2022, 2023 और 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस कंसेप्ट से। आपको क्या करना है, कंसेप्ट पकड़ना है और फिर उससे आंसर निकालना है। P&C एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगर नॉर्मल गिनती आती है 1 से लेकर 10 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है कि नहीं है। ज़्यादा बड़ी हुआ चीज़ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक दो अच्छे क्वेश्चन और करते हैं फिर यूपीएससी वालों के लिए, और फिर हम आगे की बात करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, लिखो। देखो एक क्वेश्चन है, सो यहाँ पे बताना मेरे को समझ में नहीं आ रहा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को बड़े तरीके से डिस्कस हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को, अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन वैसे आएगा आगे, एक पूरी क्लास, लगभग आधी क्लास मान सकते हो, कम से कम 30 मिनट का पूरी अलग अलग इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन आज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और इस कंसेप्ट से हमको करना है तो कैसे करें। इस क्वेश्चन को देखना, एक क्वेश्चन लिखना, MEKE, मैक। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसका हम आगे बढ़िया तरीके से इसको हैंडल करेंगे। इन क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से आगे हैंडल करेंगे। आज तो मैं इसे नॉर्मली बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, मेक शब्द का प्रयोग करके, मेक शब्द का MEKE, ये वर्ड है ना, ये वर्ड, इस वर्ड के डिजिट्स का प्रयोग करके, वर्ड के जैसे इसमें M आ गया, A आ गया, K आ गया, E आ गया, इनका प्रयोग करके
MAKE का प्रयोग करके कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने और 4 लेटर्स के, मतलब ये लेटर है ना, वर्ड्स, ये वर्ड है ना MAKE, इससे 4 लेटर के और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मेक वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके 4 लेटरों के कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है? एक इसमें स्टार लगा के लिख लेना, लेटर्स यानी अक्षर लेटर्स, ठीक है, रिपीट ना हो, समझ में आएगी नहीं? यहाँ लेटर रिपीट ना हो, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, और मेरे हिसाब से कई लड़कों ने तो आंसर इसका निकाल भी लिया होगा। देखो क्या है, ये देखो मेक वर्ड है, ठीक है, ये मेक वर्ड है, ठीक है, इसमें 4 लेटर है अपने पास, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है, 4 लेटर है, इनको रीअरेंज करना है। जैसे MAKE, मान लो ई पहले आ गया, एम बाद में आ गया, ऐसे, ठीक है कि नहीं है? और 4 अक्षरों की ही, 4 लेटर्स का ही एक और वर्ड बनाना है। तो बताओ, अगर मैं बात करूँ दूसरा, इसके अलावा कितने वर्ड बनाने, देखो इसमें इसके अलावा कितने वर्ड बनाने। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मैं पहला प्रकार का क्वेश्चन जैसे आपने लिखा, मैं यहाँ पे एक बार वापस से लिख देता हूँ, मेक के अलावा एक तो ये क्वेश्चन आता है, ये खासकर मैं डिफेंस की क्लास के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक तो मेक के अलावा और दूसरा मेक भी शामिल, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि मेक वर्ड का प्रयोग करके, इसके लेटर्स का प्रयोग करके कितने और नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर और नए शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब मेक तो पड़ा है अपने पास, इसको हटाओ, इसके अलावा मेक के अलावा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे MAKE वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें मेक को हटाया नहीं गया, तो ये वाला बन जाएगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें हम इसकी बात करें कि MAKE का प्रयोग करके हम कितने शब्द बना सकते हैं। इसमें मैंने ऐसे नहीं बोला है, अगर बोला है तो आप चेंज कर लेना। इसमें मैंने ऐसे नहीं बोला है कि के अलावा, आप अगर को बोला है आपको तो चेंज कर सकते हो। देखो इसमें फिर मैं बता रहा हूँ बोल के, MAKE के वर्ड्स, MAKE के लेटर्स का प्रयोग करके, MAKE वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके कितने और नए शब्द बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। MAKE से कितने और नए शब्द बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, MAKE वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो बताओ MAKE, बताओ इस वाली जगह M आ सकता है, A आ सकता है, K आ सकता है, E आ सकता है, कितने भी चार वर्ड्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते? तो बताओ 4 वर्ड्स। अब जो वर्ड यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि हम बोल रहे हैं रिपीट नहीं होगा कोई भी लेटर। तो बताओ यहाँ पे कोई भी वर्ड आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए कितने बचे? 3 यहाँ पे, और यहाँ पे जो वर्ड आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए कितने बचे? 2, और इसके लिए कितने बचे? 1। तो बताओ यहाँ पे 4 × 12 = 24। ये तो आंसर आ गया इसका। और अगर मेक के अलावा की बात करें, इस वाले वर्ड में तो मेक भी शामिल है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मेक के अलावा यानी इसके अलावा, तो हम बात करेंगे 24 - 1 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो सर। सर हम इस चीज़ को वहाँ पे इतनी डीपली हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। जब ऑप्शन 1 कम का भी दिया हुआ हो ना, तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना कि इसमें लैंग्वेज क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है कि नहीं है? ये मेरे हिसाब से ईजी क्वेश्चन है। इसके और क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आज तो हम बेसिक रूल कर रहे हैं कि भाई बेसिक रूल ये है, ठीक है कि नहीं है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना कितना आया, ठीक है? इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना कितना आया। लिखो, एन तालों की, तालों मतलब लॉक्स, एन लॉक्स की एन मैचिंग कीज है, मैचिंग
कीज़ हैं, n तालों की n मैचिंग कीज़ है। n तालों की n मैचिंग कीज़ है। और कीज इतनी परफेक्ट है कि मतलब एक ताले में लगे ऐसा नहीं है। देखो आप कई बार क्या होता है, हम जनरल जो चलता है अपने आसपास उसी के अनुसार क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो दिमाग में आएगा कि सर एक ताले की एक ही चाबी है, इसका मतलब तो क्वेश्चन का क्या है, मैचिंग कीज का मतलब क्या हो गया, एक ताले की एक ही चाबी है तो n तालों की n चाबी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि एक चाबी जो एक ताले की लग रही है वो किसी और के भी लग रही है, ऐसा नहीं होता। ये ऐसी अपनी लाइफ में हो सकता है, कभी किसी बाइक की दूसरी बाइक की चाबी लग जाए। यहाँ पे ये नहीं है, मैचिंग कीज़ का मतलब परफेक्ट एक एक कीज़ होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। एक ताले की एक ही की है तो n ताले की कितनी हो गई, n। जैसे मानो कि जैसे मेरे पास 5 ताले हैं तो 5 तालों की 5 अलग अलग कीज़, तो n तालों की n अलग अलग कीज़, ठीक है। तो देर आर n लॉक्स एंड n मैचिंग कीज़, ठीक है, और वो परफेक्टली मैच्ड है। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने ट्रायल जानते हो, ट्रायल का मतलब बोल सकते हो कोशिश, ये बोल रहा है कोशिश, ठीक है। अधिकतम कितनी कोशिश में एक ताले को ओपन किया जा सकता है, अधिकतम कितने ट्रायल्स में एक ताले को ओपन किया जा सकता है। करो इसको, इसका आंसर आ गया ना आपके पास, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि यूपीएससी की, फिर मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी के 2023 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं ये क्वेश्चन सभी बताता हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो आप सोचोगे सर आपने तो क्वेश्चन बना लिए, आपने पेपर दे के क्वेश्चन नहीं बनाए हुए। मेरे पास जो बुक्स है ना, जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ, जिस बुक से मैंने पढ़ा है, वो बुक 2013 की बुक है। देखो इसकी हालत देख के आपको पता चल जाएगा, ये हालत देख के आपको पता चल जाएगा, ये 2013 की बुक है। और इस बुक में से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आज कम से कम 4-5 साल से ऑफलाइन में, इस बुक से पढ़ाता जा रहा हूँ। इसकी हालत देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसा मत बोलना कि सर ये तो आपने क्वेश्चन वैसे बनाए हैं, नहीं वैसे नहीं बनाया है मैंने क्वेश्चन। हर साल मैं इन क्वेश्चनों को करवाता हूँ, और जिन लड़कों ने मेरे से पीएड से पहले पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा हुआ चीज़ नहीं है, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया। आराम से करो। ये क्वेश्चन यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि इतना वो नहीं है, फिर भी कोशिश करो, इसका कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको यूपीएससी वाला क्वेश्चन करने से ज़्यादा ही समझ में आएगी ये चीज़। आप पहले इसको यूपीएससी वाले क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर सकते हो एक बार। मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, हाई लेवल। यूपीएससी में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि इसमें एन के टर्म्स में आ गई ना, तो ये क्वेश्चन केवल आईआईटी वाले एग्जाम्स के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी वालों के लिए एन तालों की बात नहीं करेगा वो, वहाँ पे यहाँ पे कुछ ताले दिए जाएंगे ना, एन तालों की बात नहीं करेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, एक बार हम यहीं पर ड्रॉप करें, पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो यूपीएससी में आया था, उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, 5-7 लाइन छोड़ दो इसके लिए, और हम पहले उसकी बात करते हैं जो क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। फिर ये क्वेश्चन करोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ उसमें थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन लिखना है एक बार, जो मैं लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन क्या है लिखो, एक बार वो क्वेश्चन लिखो जो यूपीएससी में आया है।
CSET के अंदर, पेपर के अंदर, राज के पास लिखना वो क्वेश्चन, इसकी लाइन छोड़ दो बीच में एक बार, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे हार्ड है। अगर आपको वो पहले समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। हालांकि ये मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इतना फिर मैं बोल रहा हूँ ना कि क्लास IIT वाले बच्चों के लिए भी है और UPSC वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल हो गया वो IIT वाला हो गया, मतलब बढ़िया लेवल हो गया। इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो भी आपको अगला आगे समझ में आ जाएगा, अगर आपने पहले ये क्वेश्चन जो UPSC में आया वो समझ में आया। लिखो इसमें, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफ़ेद जूते, 9 जोड़े सफ़ेद जूते, और 8 जोड़े काले जूते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफ़ेद जूते और 8 जोड़े काले जूते हैं। जिन लड़कों ने दिया है ना, वो उनको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कौन सा था। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप में एक एक कर, यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक कर एक जूता निकाला, फिर दूसरा जूता निकाला, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना बिना उसे वापस रखे जूता निकालता है तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे, ये क्वेश्चन करो पहले। अगर ये क्वेश्चन हो गया ना तो फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो इसमें लिखते हैं अपन, आप भी ट्राई करो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 10 तो कितने हैं, 10 जोड़े लाल जूते, ठीक है, 9 जोड़े सफ़ेद, 8 जोड़े काले, ठीक है कि नहीं है, 8 जोड़े काले जूते। आपको क्या करना है, एक एक करके निकालना है। एक जूता निकाला, इसको क्या चाहिए, लाल जूता, अपन को रिक्वायर लाल जूता चाहिए, उसको क्या चाहिए, लाल जूते। भाई उसको लाल जूते पहनने हैं तो लाल जूते चाहिए उसको एक जोड़ी। तो बोला कि अधिकतम कितने प्रयास में लाल जूता निकलेगा, अधिकतम कितने प्रयास में लाल जूता निकलेगा। मान लो वो निकालना स्टार्ट करता है इसको, ठीक है, इसमें 10 ही है ना, ये इसमें 10 जोड़े लाल, 9 जोड़े सफ़ेद और 8 जोड़े काले। तो बताओ पहले इस क्वेश्चन को करें कैसे सर। देखो अगर अधिकतम की बात करता है, किसकी बात करता है, अधिकतम की, तो पहली बार में तो निकल जाएगा। पहली बार में उठाया और पहली बार में लाल जोड़ा निकल गया तो वो तो अधिकतम थोड़े होने वाला है, नहीं। पहले मान लो कि जब वो जूता निकालता है एक, तो 8 जोड़े काले निकल गए। मान लो 8 जोड़े कितने निकल गए, काले, ठीक है, 8 जोड़े काले निकल गए, काले उससे चाहिए नहीं। फिर क्या निकल गए, 8 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 16। 8 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 16। 16 में 16 जूते हैं उसके पास, क्योंकि एक ही निकालना है उसको, तो 16 जो काले जूते हैं उनमें से एक निकल गया। अब वो चाहिए नहीं, तो 16 ट्रायल्स हो गए कि नहीं होंगे इसके, 16
ट्रायल्स हो गए। अब ये पूरे हो गए काले जूते। अब वो मान लो आगे निकालता है और सफ़ेद जूता निकल रहा है उसके पास सफ़ेद जूता निकला, तो सफ़ेद कितने हैं? 18। बताओ 18 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ 18 हो गया कि नहीं हो गया? कितने हो गए? एक मिनट। एक बार मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमने समझने में प्रॉब्लम कर दी। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या है कि इसके पास जूते जोड़े में पड़े हुए हैं, समझ पड़ा है? डिब्बे में, जोड़े में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में मैंने दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत होगी? देखो जब जूता पड़ा रहेगा, यहाँ पे पड़ा है जूता, एक डिब्बे में ये पड़े, ठीक है, तो जब निकालेगा तो जोड़े एक साथ पड़े कि नहीं पड़े? जोड़े एक साथ पड़े। तो अगर मैं बात करूं एक जूता निकालेगा तो पहला जूता मान लो, पहला 8 जोड़े काले पड़े, इनमें से निकल जाएंगे कोई जूता। 8 जोड़ा जब काला पड़ा है तो इनमें से निकल जाएगा जोड़ा। डायरेक्ट वैसे हो सकता है क्वेश्चन में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट उसमें फिर क्वेश्चन में जो पूछा है इसने कि एक जोड़ा लाल जूता निकालने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक जोड़ा, यदि वह पहने तो एक जोड़ा लाल जूता निकलने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके निकाल रहा है, ठीक है, बिना उसे वापस रख के जूता निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? तो बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे ये पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहला जोड़ा निकालना है, पहला जूता निकालना है। तो बताओ इन 8 जोड़ों में से आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो 8 काले जोड़ों में से पहला जूता आ गया, तो बताओ 8 काले जोड़ों में से पहला जूता आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। फिर 9 सफ़ेद जूतों में से एक जोड़ा आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। एक जोड़े में से जूता आ सकता है नहीं आ सकता? फिर 10 जोड़े हैं, 10 जो लाल जूते हैं, अब उनमें से कोई आएगा तो एक जो 9 और 8 17 हो गए, ये 17 बार तो इसने निकाले, लेकिन इनमें से और इनमें से आया। 18वीं बार जब इसने जूता निकाला तो बताओ काला आ गया कि नहीं आ गया? 18वीं बार जब जूता निकाला तब इसमें क्या आ गया? काला, ठीक है। एक जूता निकाला उसने, एक जूता निकाल लिया, फिर वो जूता वापस उसने नहीं रखा, बिना उसे वापस रखे, ठीक है। अब वापस से मैं ट्राई करूँगा, तो अब वो जूता निकाल लिया मैंने एक एक करके, अब वापस इसने रखा नहीं, फिर वापस से ये जूता निकालने लगेगा, तो फिर यही तरीके इतने, ये तो इतने ही है, प्लस कितने हो गए? ये तो बताओ 17 और ये 18वां जूता आ गया, 18वां ट्रायल में ये जूता आ गया। अब बताओ यहाँ पे फिर 8 और 9 तरीके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कितने तरीके? 9 और 8 17, तो 17 ये तरीके, 17 ये तरीके, और फिर बाद में यहाँ पे एक इन दोनों में से निकालने की पूरे मान लो नहीं निकला, फिर अगला आया, तो बताओ यहाँ से यहाँ पे एक जोड़ा आ सकता है नहीं आ सकता? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 35वां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 35, तो यहाँ 17 17 34 एक 35, और 36वें में दूसरा भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यहाँ पे 36वें के अंदर दूसरा जोड़ा भी जूता निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? दूसरा पैर का दूसरा जूता भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। देखो इस क्वेश्चन को वापस से समझो एक बार। इसके पास 10 लाल जोड़े थे, 9 सफ़ेद जोड़े थे, 8 जोड़े काले थे। मेरे हिसाब से मेरे पास इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको मैच करना एक बार, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये जो मैंने जब इस क्वेश्चन को लिखा था तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ मेरे से मिस हो रहा है, ठीक है। आप इसको एक बार वापस से देखना, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसने क्या बोला था? राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल, 9 जोड़े सफ़ेद और 8 जोड़े काले जूते हैं, ठीक है, और यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से एक एक करके जूता निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने ट्रायल करने पड़ेंगे? तो बताओ यहाँ से 17 34 और एक 35, समझ में आया कि नहीं आया? और ये 36वें ट्रायल में दूसरा जूता भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये 2023 का एक और क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन की, जो हमने कहा था। देखो यूपीएससी के अंदर तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ अगर किसी लड़के को यूपीएससी सीसेट की तैयारी करनी है तो वो यहाँ तक आज की क्लास को बंद कर सकता है, यहाँ आज अपनी क्लास को बंद कर सकता है। आगे की क्लास उसकी कल स्टार्ट होगी, दूसरी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आगे उसके लिए होगी। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो आईआईटी एग्ज़ाम्स और बड़ी मतलब दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अब चाहो तो यहाँ पे आप अपनी क्लास को रोक सकते हो। चलो ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। हाँ जी, तो मैंने कहा था कि यूपीएससी सीसेट वाले बच्चे अगर यहाँ पे हम रोकना चाहें तो आप रुक सकते हो क्लास को, और आगे देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने पास एक बार वो एन लोक्स वाला क्वेश्चन तो देख लेते हैं, जिसमें कहा था एन लोक्स है। वापस से एक बार देख लेना क्वेश्चन को। एन लोक्स है, एन मैचिंग की है, कीज़ है अपने पास, और इसने कहा क्या है कि तालों को खोलने के अधिकतम प्रयास कितने होंगे। ये बोल रहा है कि आपके पास एन ताले हैं और उनके एन मैचिंग कीज़ है, तो उन तालों को खोलने के लिए अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे अपन को, ठीक है कि नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन को करें तो स्टार्ट कहाँ से करें। बेसिक है बिल्कुल, आप कर सकते हो इस चीज़ को आराम से। देखो मैंने कहा अगर आपको ताले खोलने हैं, आप करो इस क्वेश्चन को पॉज करके, आंसर बताओ मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको, डायरेक्ट पॉज करके आप आंसर निकालो इसका। देखो पहला ताला खोलना है, मेरे पास एन ताले हैं, ठीक है, तो मेरे को पहला ताला खोलना है। अब बोलो सर अधिकतम प्रयास कर कितने होंगे, तो पहला ताला पहली की में खुल जाएगी, वो तो कम से कम चांस होंगे उसके, तो मतलब हमको तो अधिकतम प्रयास की बात करनी है। तो अधिकतम प्रयास मैक्सिमम जो ट्रायल्स अगर बात करूँ मैं, तो पहला ताला पहली चाबी से नहीं, मेरे पास जैसे अगर इसको मैं मिटा दूँ एक बार, फिर यहाँ पे करें। जैसे मान लो मेरे पास, एक बार एन को हटाओ, एक बार 4 तालों की बात करते हैं, ठीक है। 4 तालों की बात करते हैं, एक ये ताला, ये ताला, ये ताला और ये ताला, इसकी कीज़ ये है, ठीक है। अगर मेरे को इस ताले को खोलना है, इस ताले की खोलने की ये चाबी है, लेकिन मेरे पास हाथ में पहले ये चाबी तो आएगी नहीं, पहले 3 चाबियाँ आ सकती नहीं आ सकती, अधिकतम प्रयास में 3 चाबियाँ आ सकती है मेरे पास, फिर ये चाबी आएगी। तो इस ताले को खोलने के लिए मेरे पास जितनी चाबियाँ हैं टोटल, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मेरे को फिर इसको खोलना है, दूसरे ताले को खोलना है, अब दूसरे ताले को खोलना है अपन को, तो दूसरे ताले को खोलने के लिए बताओ जो चाबी इसमें लग चुकी वो तो हटा दो, तो इसमें से कितने हो गई, 3 चाबियाँ लग जाएगी नहीं लग जाएगी। फिर इसमें जो लग गई, फिर इसके आगे वाले में कितनी हो जाएगी, 2, और उसके आगे वाले में 1। ऐसा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन ताले, और मेरे पास एन कीज़ है उनकी, तो पहले ताले के लिए तो एन पूरे ट्रायल्स करने पड़ेंगे उसको, दूसरे ताले के लिए n-1, क्योंकि एक ताले में जो चाबी लग चुकी है वो तो कंप्लीट हो गई। ऐसे करते करते इसमें n-2, और लास्ट के ताले के पास अपने पास कितनी चाबी बचेगी, 1। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ आपको सबको पता है। नहीं पता तो हम आगे की क्लासों में आपको बता देंगे इसको, कि 1 प्लस, इसको हटा सकते हैं एक बार, ये आपका फॉर्मूला पता है, 1 + 2 + 3 + n-1, और n इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है, n × n + 1/2। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गई बात समझ में। इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, कर सकते हो आप, इसका आंसर आ जाएगा n × n + 1/2। इतने मैक्सिमम तरीके इसको करने पड़ेंगे। अब बोलो कि सर IIT एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कैसे करें हम। IIT एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप n का मान लो 2, कीज़ भी 2 हो गई, तो अगर मेरे पास एक ये की है, एक ये की है, एक ये है, एक ये ताला है, उनकी की है, तो अगर पहले ताले को खोलूँगा तो उसके लिए 2 तरीके, 2 चाबियाँ हैं, 2 ट्रायल्स होंगे। फिर दूसरा ताला खोलूँगा तो उसके पास एक, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। अब बोलो सर ऑप्शन कहीं ना कहीं ये दिया हुआ होगा कि नहीं होगा आपके पास, तो n का मान यहाँ पे रखो, 2 × 3/2, बताओ 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन पुट करो, आंसर निकालो। IIT के एग्जाम में भी हमको पूरा तरीके से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट करना है। n की वैल्यू 2 रख लो, बोलो मेरे पास 2 ताले हैं और 2 चाबियाँ हैं, अधिकतम ट्रायल्स कितने हो गए, 3। n ताले n चाबियाँ, तो अधिकतम ट्रायल्स कितने हुए, ये। n की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो।
इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? बहुपद। फाइंड नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी that are divisible by x square plus 1 where a comma b comma c belongs to 1 2 3 10 तक। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ कि एक अपने पास बहुपद है, इसमें ए और बी के मान और सी के मान चेंज होते रहेंगे, तो कितने मान पॉसिबल है, कितने ये मान पॉसिबल है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करने पर यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। समझ में आएगी नहीं? इस क्वेश्चन को करो आप और इसका आंसर कमेंट्स में बता दो, ठीक है, किस किस का हो गया था ये क्वेश्चन। और मैं इसको डायरेक्ट अब मेरे पास आप पॉज करके कर सकते हो मेरे पास, तो मैं तो कर देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स क्यूब है वहाँ पे। पोलिनोमियल में मैंने अगर गड़बड़ कर दी तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैंने वहाँ पे मैंने मिटा दिया, मेरे को पता नहीं चलेगा, शायद मैंने गड़बड़ कर दी इनकी पावर्स में, आप एक बार देख लेना, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और पूरा पूरा डिवाइड इसमें जाना चाहिए। पूरा पूरा डिवाइड जाने के लिए डिवाइड आपको पता है कैसे करेंगे हम, तो बताओ इसमें इसको आप ये डिवाइड तो पता है ना आपको, इसको ये पहले ये बनाना पड़ेगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स, तो बताओ एक्स को इसके नीचे लिख सकते हैं माइनस, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है, बताओ ये बहुत किया होगा ये क्वेश्चन। दो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस 1 प्लस सी। बताओ ये चीज़ आई कि नहीं है अपने पास? ये शेषफल क्या आना चाहिए अपने पास? ये शेषफल आना चाहिए 0। ये शेषफल मेरे पास कितना आना चाहिए? 0। और एक बार डिवाइड जा सकता है इसमें, तो अभी और डिवाइड जा सकता है, पहले इसको और करते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं और वापस से डिवाइड कर लेते हैं। देखो अभी और डिवाइड जा रहा है, तो बताओ पहले 1 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ एक बार और चला गया कि नहीं चला गया डिवाइड, माइनस माइनस बी, बोलो एक्स कॉमन आ गया, देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बी एक्स कॉमन आ गया, तो बी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1। देखो अब नहीं जाएगा इसमें और आगे डिवाइड, है ना। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो अपने पास शेषफल कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। मेरे पास ये पूरा कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 0 आ रहा है। बताओ एक्स के किसी भी मान के लिए इस चीज़ को 0 आना पड़ेगा, इस चीज़ को 0 आना पड़ेगा। बताओ कैसे करें? तो मैं बोल सकता हूँ कि इस चीज़ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बी माइनस 1 को भी 0 कर देता हूँ मैं, और सी माइनस 1 को भी 0 कर देता हूँ मैं। ये सी माइनस 1 है क्या यहाँ पे? सी माइनस 1 है क्या? सी माइनस 1 है ये? अरे रे 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 रे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर है ना, अपने ए एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ए आता, ठीक है, ये आ गया। पहली क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा कि मैं केवल एक कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे सी माइनस ए कितना हो गया? 0। अगर इसको 0 करना है तो मेरे को इसको 0 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ एक्स के किसी भी मान के लिए। नॉर्मल सबसे ईजी तरीका ये है। बताओ यहाँ से बी का मान कितना हो गया? 1, और यहाँ से सी इक्वल टू कितना हो गया? ए। बताओ सी और ए तो बराबर होने चाहिए, और बी का मान कितना होना चाहिए? 1। तो बताओ इस कितने तरीके हो गए यहाँ से?
तो बताओ अपने पास ए बी सी बिलोंग्स टू कितना था यहाँ पे, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कितना था यहाँ पे 1 2 3 10 तक था। तो अगर मान लो मैं बात करूँ सी अगर 1 है तो ए बी 1 हो जाएगा, सी अगर 2 है तो ए बी 2 हो जाएगा, सी अगर 3 है तो ए बी, ऐसे करके कितने मान पॉसिबल हो जाएंगे इसके 10 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इसकी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, अधिकतम कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है 10। वापिस से समझ, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप बेक करके देख लेना इसको, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। मैं मिटा देता हूँ इसको। तो ये हमारे थोड़े से पीएनसी के क्वेश्चन थे। आगे जो है आज हम इतना ही रखते हैं, पहली क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये लेवल, हम करते हैं अगली क्लास में हम थोड़ा सा फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे पीएनसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। और जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम लास्ट के एक क्लास में पूरे में समेट लेंगे। अभी आप बेसिक चलने दो और लास्ट की क्लास में बेसिक हम पूरा समेट लेंगे, ठीक है कि नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।